नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। इस हफ्ते का जो टैक्स मंत्रा एपिसोड है वो लीक से हटकर है। यहां पर हम इस बार टैक्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन टैक्स के पूरे सिस्टम में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें टैक्स के अंदर आ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज आईसीएआई के प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा। आईसीएआई जो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है। जब देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम की बात होती है तो आईसीआई के जो मेंबर्स हैं, जो सीएज हैं, वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सीएफओज हैं। इसके अलावा बिग फोर कंपनियों की बात होती है, वहाँ भी आईसीएज के मेंबर हैं। और देश भर के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम में आईसीआई की काफ़ी बड़ी भूमिका है। आईसीआई की स्थापना जो है 1949 में पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए हुई थी। तो चरणजोत सिंह नंदा आईसीआई के प्रेसिडेंट आज हमारे साथ खास बातचीत में शामिल हुए हैं इस टैक्स मंत्रा के एक्सक्लूसिव शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, आईसीआई ने एक जो बड़ा बदलाव किया है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर लोगों में भी काफी क्यूरियोसिटी है कि जो सीए फाइनल का एग्जाम है वो अब 3 बार कर दिया गया है। तो कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की नाराजगी भी है कि इससे ओवरऑल सीए की क्वालिटी जो है, सीए प्रोफेशन की क्वालिटी पे इंपैक्ट हो सकता है। तो क्या इसके पीछे मकसद रहा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है ये हमसे भी दर्शक पूछना चाह रहे हैं। देखिए साहब, हम हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स विच आर मोर देन 4 lakhs एंड स्टूडेंट विच आर मोर देन 10 lakhs, हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करना है, स्टूडेंट्स को ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज देनी है। और इसीलिए 26 काउंसिल ने हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि सीए फाइनल का एग्जाम हम 3 बार करेंगे एक साल में। पहले ये 2 बार होता था। आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडीज है लाइक सीपीए ऑस्ट्रेलिया, सीपीए कनाडा, एआईसीपीए यूएस, इनके तो कोई फिक्स टाइमलाइन है ही नहीं। आप कभी भी जाकर एग्जाम दे सकते हो, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसलिए हमने अपने मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को वो मौका दिया कि आप जब भी जाएं साल में 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो इससे क्या लगता है, इस प्रयास के बाद, ये जो बदलाव के बाद, क्या मकसद ये भी है कि नंबर ऑफ सीएस की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? और क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले सालों के अंदर पिछले सालों के मुकाबले नंबर ऑफ सीएस की संख्या बढ़ जाएगी? देखिए साहब, ऐसा नहीं होता। एग्जाम तो पास करना पड़ता है ना। 3 एग्जाम होने से आप किसी आदमी को जिसका की तैयारी नहीं, या 20 एग्जाम ले लो, पास थोड़ा हो जाएगा। इसमें पास तो वही होगा जिसकी तैयारी मुकम्मल है, पूरी है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फैसिलिटेशन है कि आदमी एग्जाम 2 बजाय के बाद 3 बार दे सकता है। तो जो काबिल लोग हैं उनके पास होने के चांसेस बढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है। लोगों के पास होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से अब नए वित्त वर्ष के अंदर हैं, 1 अप्रैल से टैक्स सिस्टम के अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं। बजट के अंदर भी सरकार ने कई सारी घोषणाएं की थी। तो आपके मुताबिक इस वित्त वर्ष के अंदर ओवरऑल कंप्लाइंस की जो स्थिति होगी वो किस तरह से बदलेगी? क्या कंप्लाइंस बढ़ेगा, कम होगा? टैक्स पेयर्स के लिए कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक छोटी सी बात ध्यान करें आप, कि टैक्स पेयर्स के लिए हर चीज बढ़िया हो रही है। आज हमारा 7 से 12 लाख रुपए का 87A का रिबेट हो गया, 25,000 से 60,000 तक का रिबेट हो गया। मतलब अगर आप 12 लाख की नॉर्मल इनकम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना। अगर आप जॉब में हैं तो 12,75,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना। इसका पर्पस है कि जितनी इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो मार्केट में आए, इकोनॉमी को बूस्ट अप करे। हम इतना मौका दे रहे हैं ताकि टैक्स की लायबिलिटी कम हो। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि टैक्स की लायबिलिटी कम हो, ताकि इनकम लेवल्स तो बड़े बड़े, उसके साथ जो टैक्स है उसको भी प्रॉपर तरीके से हम मार्केट में लेके आए, या इन्वेस्ट करें या उसकी स्पेंडिंग करें। कह रहे हैं कि कंप्लाइंस जो है, नए नियम लागू हुए 1 अप्रैल से, उसके बाद कम होगा, ये आपका मानना है नंदा जी? मेरा मानना, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैक्स बेनिफिट अगर आप
असेसमेंट 26-23 की बात करें 25-26 के बनिस्बत, तो जो आदमी 12 लाख रुपए कमा रहा है उसको 83,200 रुपए का टैक्स बेनिफिट है। जो आदमी 24 लाख कमा रहा है उसको 1,14,400 रुपए का टैक्स बेनिफिट है। तो वो पैसा क्या है? आपकी इन्वेस्टेबल अमाउंट है, आप उसको मार्केट में ले जा सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्टॉक मार्केट्स, इन एफडीआर, इन प्रॉपर्टी, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, इन बाइंग प्रेशियस बुलियन, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या जिस तरह से नियम बदले हैं तो माना जाए कि ओवरऑल टैक्स नेट भी है वो काफी बड़ा बड़ा होगा? अभी भी हम 8-9 करोड़ पे ही जो टैक्स इनकम टैक्स फाइलर्स है वो 9 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इतने बड़े बदलावों के बाद हम जो 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ इनकम टैक्स फाइलर के आंकड़े पर जल्द पहुंच जाएंगे? देखिए सर, पहुंचना चाहिए। जिस हिसाब से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से लोग कंप्लायंस को मान रहे हो, जिस हिसाब से गवर्नमेंट इतनी मदद कर रही है कि आपको हर समय मौका मिलता है, 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, तो इन चीजों के साथ लोगों का रुझान टैक्स रिटर्न भरने में बढ़ेगा। यह हो सकता है कि इतना टैक्स से कुछ लोग बच जाएं आने के टैक्स नेट के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ हैज टू बी वेरी हाई, टैक्स नेट भी बढ़ेगा और लोगों का फेथ होने के बाद लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करेंगे। सर सरकार भी, क्योंकि आप सबसे बड़ी देश की अकाउंटिंग बॉडी है, लाखों सीएस जो है वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो सरकार के द्वारा अगर टैक्स नेट बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगा जाता है तो वो आपके द्वारा क्या सुझाव दिया जाता है? काफी सुझाव देते हैं साहब। हम उनको बताते हैं कि जो लोग, देखो सबसे बड़ा सुझाव की सरकार की नीतियां अच्छी होनी चाहिए। अगर सरकार की नीतियां अच्छी हैं तो वर्किंग बढ़िया होती है। सरकार अगर बेटर तरीके से अपने टैक्स लॉस को लोगों तक परकोलेट करते हैं तो बेटर होते हैं। तो इस केस के अंदर इंस्टीट्यूट हमारी एक फाइनेंशियल और टैक्स लिटरेसी का डायरेक्टरेट है, हम उसके जरिए पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या उनकी लायबिलिटीज है और कैसे वो अपने आप को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके बेहतर इनकम ले ताकि उनकी रिटायरमेंट बेटर हो। तो हम सारा काम इसको उसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन के बाद लोगों को रुझान आता है कि वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और अपनी इनकम को प्रॉपर तरीके से रखें ताकि कोई क्वेश्चनिंग लेटर स्टेज पे ना हो। सर अब जिस तरह से हम अप्रैल में हैं और सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिए गए हैं उसके बाद कई ज़्यादातर लोग जो है वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं और अप्रैल के अंदर लोगों को, जो सैलराइड लोग हैं, उनमें डिक्लेयर भी करना होता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम के बीच में चयन करे। तो आपके मुताबिक सर किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन सी टैक्स रिजीम जो अब लगता है, आपको लगता है कि उसे अपनाना चाहिए या फिर ज़्यादातर लोगों को न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट तौर पे ही चूज कर लेनी चाहिए? देखिए साहब, जिनके पास पुरानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हाउस प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए पुरानी मुफीद है, लेकिन आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मदद करता है डिसाइड करने के लिए आपकी कि कौन सी आपकी इनकम, अगर आपकी डिडक्शन ज्यादा है तो आप ओल्ड स्कीम में जाए, नहीं तो नई में जाए। अगर आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीपीएफ में, एनपीएस में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, डिजिटल एसेट्स में, और आप अनश्योर हैं कि कौन सा आपको टैक्स इंप्लीकेशन लेना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आपका टैक्स दोनों रिजीम में क्या बनता है। इसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गाइडेंस के लिए जा सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आपके रिटर्न्स किसमें ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, तो कम टैक्स वाले रिजीम में आप जा सकते हैं। अब सर आगे बढ़ता हूं और आपसे समझना चाहूंगा कि सर जो नया इनकम टैक्स बिल है उस पर आईसीआई के द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं और आपको लगता है कि जो नया इनकम टैक्स बिल है वो निकट भविष्य में हकीकत में बदलने जा रहा है? 100% बदलेगा साहब। उस पे सीरियस काम हो रहा है, पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी उस पे सब स्टेक होल्डर से अपने व्यूज ले रही है। आईसीआई के 3 सजेशंस है। पहला, सिंप्लीफाइंग प्रोविजंस। वो ये नहीं चाहते हम आईसीआई लेवल पर कि प्रोविजन इतने हो कि उनके 2 मीनिंग निकले, उसमें इंटरप्रिटेशन इश्यूज हो। तो हम चाहते हैं कि प्रोविजन बिल्कुल सिंपल हो ताकि पूरी शिद्दत के साथ हम लिटिगेशन को कम कर सकें। दूसरा, हम चाहते हैं कि सेक्शन 536 सेक्शन है, उसमें कम से कम 80 सेक्शन हम डाउन कर दें, उसको प्रूव करा दें ताकि एक्ट भी कंसाइज हो जाए। और तीसरा, हमें लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, उसमें जार्गन्स ना हो,
आईसीआई ने पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया है ताकि वो इस पे काम कर रहे हैं। आईसीआई ने एक न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जीपीटी भी लॉन्च कर दी है ताकि जो भी मेंबर्स हैं वो उसको अच्छे से समझ पाए नए बिल की क्या प्रोविजंस हैं और उसका डीप एनालिसिस कर सकें। बिल्कुल। तीन बातें, पहला हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं प्रोसेस को, लिटिगेशन कम करना चाहते हैं और लैंग्वेज को सिंपल करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट का यही एक्शन है जिसको हम परकोलेट कर रहे हैं। सर अगर हम विद रिस्पेक्ट आम टैक्स पेयर के हिसाब से देखें तो नए इनकम टैक्स बिल से आपको लगता है कि सीए फर्टर्निटी को ज्यादा फायदा है और टैक्स पेयर्स को इतना ज्यादा फायदा नहीं है? देखिए साहब, हमारा जन्म एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ है। एज ए इंस्टीट्यूट हम अपना फायदा कभी नहीं सोचते। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा देश का फायदा सोचता है। आईसीआई पहली इंस्टीट्यूट थी जिसको 6 मार्च को बुलाया गया लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी द्वारा। आईसीआई का पर्पस सिर्फ देश की बेहतरी और मेंबर्स को सही रास्ता दिखाना है। हम अपना लॉस प्रॉफिट नहीं देखते। देखिए, काम करेंगे तो रिजल्ट तो कमाएंगे ही, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस ऐसा नहीं कि लिटिगेशन मुश्किल और काम कमाए। हम तो लिटिगेशन को खत्म करने की बात करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्ट की बात करते हैं। हम चाहते हैं जितना सिंपल रहे ताकि लोग अट्रैक्ट हो टैक्स रिजीम्स की तरफ, रिटर्न्स फाइल करें और जितना पैसा, सारा पैसा सिस्टम में आए ताकि हम ग्रो करके एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। बिल्कुल। लेकिन सर हाल के दिनों में जो आपके मेंबर्स है या उनके द्वारा जो ऑडिट की जा रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 1 महीने की बात करूं तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिसमें हम इंडसइंड बैंक की बात करें, जेंसॉल की बात करें, ब्लू स्मार्ट की बात करें, तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं ऑडिट के अंदर कुछ खामियां रही जिस वजह से इन मामलों को पकड़ा नहीं जा सका और गड़बड़ियां जो थी वो बढ़ती गई। देखिए साहब, आप मीडिया ट्रायल ना करें इनका। हम हर जगह, हमारा एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड है जो अंडरटेक करता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने जेंसॉल के केस में, ब्लू स्मार्ट के केस में, इंडसइंड केस में सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बोर्ड देख रहा है। आप ये नहीं समझ सकते कि बटन दबा दे हमारे पास सवाल नहीं आ सकते। उसके पूरे प्रोसेस को देखना, समझना और क्या रिपोर्टिंग है उसको देखना सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर के से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उनकी ऑडिट कमेटी होती है, उनके प्रमोटर होते हैं। तो एक होलसम वे में सारा कुछ देखकर हमें अपना व्यू लेना होता है साहब। रिव्यू रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड के तहत देख, उनको इन्वेस्टिगेट करने को बोल दिया, रिव्यू करने को बोल दिया, तो हम बड़े प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट है। लेकिन इमीडिएटली अगर 4 दिन पहले कुछ है उसके ऊपर हम इमीडिएट डिसीजन पे नहीं आ सकते जब तक हमें पूरे डाटा, उससे रिलेटेड हर एक चीज मुहैया कराई दी जाए। ठीक है सर, तो आपने बताया कि जेंसॉल के मामले में भी जो एफआरआरबी है उसको निर्देश दे दिया गया है और उसके द्वारा जांच की जा रही है। आप शायद वो पहले मीडिया हाउस जिसको बता रहे हैं कि आज सुबह एफआरआरबी की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड किया गया है टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बिल्कुल। तो सर ये माने कि आईसीआई जो है काफी ज्यादा मुस्तैद है, जहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत भी अगर सवाल खड़ा होगा तो वहां सबसे पहले आईसीआई के द्वारा अपनी एफआरआरबी के द्वारा रिपोर्ट मांगी जाएगी। बेशक हम देश की सबसे ज्यादा इन्वॉल्व एंटिटी हैं, हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कैसे काम करना है। हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स सर्विसेज पार एक्सीलेंस दें। हम गवर्नमेंट को हैंड सपोर्ट करना चाहते हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करना चाहते हैं। एज ए इंस्टीट्यूट सेट अप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1 जुलाई 1949, हम बड़ी शिद्दत से काम करते हैं साहब। हमारी काउंसिल हर छोटे मैटर को भी प्रोब करने में, रिव्यू करने में तत्पर रहती है। तो सर इन मामलों में अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ खामियां पाई गई तो क्या माना जाए कि ऑडिटर्स पे सख्त एक्शन लिया जाएगा? एक्चुअली हम डिसिप्लिन कमेटी में उसको रिव्यू करते हैं, उसको रेफर करते हैं। हम देखते हैं क्या हमारे पूरे बोर्ड बैठता है, उसके साथ हम और लोगों का रिव्यू लेते हैं। उसके बाद अगर कहीं खामी पाई जाए तो उसको हम डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर कर देते हैं और डिसिप्लिनरी कमेटी जो है आगे एक्शन लेगी। हाँ, लेती है। बहुत केसेस मिली है पिछले साल, मेरे ख्याल से 284 केसेस के अंदर, मैक्सिमम नंबर केसेस के अंदर वर्डिक्ट आया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ओके सर, तो सब उसमें सर केवल दर्शकों की जानकारी के लिए
क्योंकि हमारे इस शो के भी बड़ी संख्या में दर्शक है, तो सख्त से सख्त एक्शन क्या होता है सर इन मामलों में? सर हम लाइफ के लिए डिबार कर देते हैं, पेनल्टी लगाते हैं फाइनेंशियल। अगर थोड़ा संगीन कम हो तो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए हम उसको डिबार कर देते हैं इंस्टीट्यूट से, जो बहुत बड़ी बात है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। एक दिन के लिए भी उसको ये कहना कि आप डिबार होते हैं इंस्टीट्यूट से, बहुत बड़ा रेपुटेशन इशू होता है। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। बिल्कुल। सर अभी जैसे जिस तरह से आपने सरकार की बात करी कि सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि जब बिग फोर की बात हो तो भारत की घरेलू कंपनी भी उसमें शामिल हो, तो उसके लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा और आईसीआई के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए साहब, अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक इंडियन बिग फोर बनाने में भी समय लगेगा, लेकिन हमने तो दो उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। नंबर 1, आईसीआई मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ सीए फर्म्स गाइडलाइन 2024। आईसीआई ने रिवाइज करके गाइडलाइंस को बोथ पॉलिसी और प्रोसीजर लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयारी कर ली है। हम मर्जर करना चाहते हैं, हम डीमर्जर करना चाहते हैं, और सिग्निफिकेंटली हम मार्केट प्रेजेंस को, ऑपरेशन एफिशिएंसीज को एनहांस करना चाहते हैं। सेकंड, गाइडलाइंस फॉर एग्रीगेशन ऑफ एलएलबीज, ये नोटिफाई भी हो गया इन द मंथ ऑफ जैन 2025। हम सारी फर्मों को चाहते हैं कि वो जुड़कर एक बड़ी फर्म बने। हम इसकी तरफ बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। ये महज वक्त की बात है, बहुत जल्दी आप एक बड़ी इंडियन सीए फर्म देखोगे जो पूरी तरह राष्ट्रीय पैमाने पर काम करेगी। हम एक नेटवर्किंग पोर्टल भी बना रहे हैं आईसी मेंबर्स के लिए, जो फैसिलिटेट करेगी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, मर्जर, पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, मेंबर्स को आपस में जुड़ने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ्स को लीवरेज करने के लिए पूरा सपोर्ट करेगी। हम पूरी तरह शिद्दत से इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से, लेकिन एक चीज और हाल के दिनों में देखने को मिली है नंदा जी कि जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका प्रैक्टिस से ज्यादा जॉब की तरफ रुझान बढ़ा है। तो इसको लेकर भी क्या आईसीआई थोड़ा चिंतित है? क्योंकि हर कोई अगर जॉब की तरफ ही चला जाएगा तो सीए प्रैक्टिस कौन करेगा? देखिए साहब, ये तो पर्सनल पर्सपेक्टिव है। करियर के अंदर आप किस दिशा को चूज करना चाहते हैं, आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज तक बड़ा हेल्दी हमारे पास दोनों के अंदर मिक्स है। कुछ लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ लोग जॉब में जाने के बाद प्रैक्टिस में आ जाते हैं, अपना एक्सपोजर देखते हैं। तो हर किसी की पर्सनल फ्रीडम है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इंस्टीट्यूट का चार्टर अकाउंटेंट बनने के बाद वो जॉब कर सकता है, वो प्रैक्टिस में जा सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो आईएएस आईपीएस, अभी जो पीछे अभी कल जो रिजल्ट आया एएस का, सेकंड जो मेरिट होल्डर है, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अंदर दे हैव बिकम दे हैव क्वालिफाइड दैट यूपीएससी कोर्स। तो देखिए जी, हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव, वो क्या करना चाहे, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट हम अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल हो, अच्छे तरीके से वो देश की बेहतरी में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। नंदा जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहता था। जिस तरह से हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई सारे लोग जो हमें ये भी कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, टेक है, एआई है, तो सीए की जो मदद है वो किस स्थिति में ली जाए? क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो एआई ही बता देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी ही सॉल्व कर देता है। तो सीए के पास कब जाया जाए, या फिर टेक की मदद से ही चीजें जब हो जाती है तो सीए को क्यों पैसा दिया जाए? इस पर आपका क्या कहना है? सीए प्रोफेशन को पहले पहले मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूं। जब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कदर होगी, तब तब ओरिजिनल इंटेलिजेंस बेशकीमती होती जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला, उसका रचयिता जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, उसको आप किसी भी स्थिति में अंडरमाइन नहीं कर सकते। हमने इंस्टीट्यूट में 19 सीए जीपीटी मॉड्यूल्स निकाले हैं, जिसमें आप हर इंफॉर्मेशन मिलती है। चाहे आप बात करें डिपार्टमेंट की जीपीटी की, चाहे आप यूए की बात करें, वेट की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, आपके पास जीपीटीज है। हमारे पास इंडस्ट्री फोरम जीपीटी है, 5000 कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स उसमें है। न्यू इनकम टैक्स बिल की हमारे पास जीपीटी है। अब मेरी बात को समझे साहब, हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख प्रॉम्प्ट्स अभी तक आ गए मेंबर्स के देखने के लिए। हमने एक जीपीटी आईएएन आईसीए का कोर्स लॉन्च किया, हमारे पास 12,000 मेंबर्स ने 7 महीने में उस कोर्स को किया और 35,000 करना चाह रहे हैं।
इवन फॉरेन चैप्टर्स आईसीआई उस पर लगे हुए हैं। हम उसके लिए आईसीआई लेवल 2 सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टूडेंट्स जीपीटी फॉर सीए स्टूडेंट्स शुरू किया। सीए की जब भी आपको जरूरत है आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, आपकी वर्किंग डिजिटल आपके एसेट्स के अंदर काम है, आप टैक्स रिटर्न्स टैक्स रेट समझना चाहते हो, अगर आप अपडेट होना चाहते हो, टैक्स प्लानिंग आप करना चाह रहे हो इन कैपिटल गेन्स, तो अपने टैक्स कंसल्टेंट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप उनको कंसल्ट करें और समझें किस तरीके से आप बेहतर अपने आप को बेहतर टैक्स रिजीम में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज नंदा जी, हमने देखा कि नाफरा के इन दिनों सीएस पे काफी ज्यादा एक्शन हो रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, जब काम शुरू होते हैं तो आपस में डिस्कशन तो होते ही है ना साहब। इतने लेवल पर ऑडिट्स हो रहे हैं, ऑडिट्स में कोई परेशानी भी कभी आ जाती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा हामी रहे हैं, हमारा किसी से कोई अदावत नहीं है, लेकिन हम अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूट 1949 से चल रहा है, मैं उसका 73rd प्रेसिडेंट हूं। हम किसी लेवल पर भी इंस्टीट्यूट की वर्किंग को, उसकी गाइडेंस को, उसके टेक्निकल नॉलेज को, उसकी सुप्रीमेसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। एज ए इंस्टीट्यूट हम सदैव तत्पर हैं छोटी से छोटी बात पे गाइडेंस करने के लिए। कोई भी मेंबर की कमी है उसको उसके लिए बिफिटिंग जवाब देने के लिए, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट हम उसकी गुणवत्ता को कम नहीं कर सकते। क्या माने कि सर आगे आने वाले दिनों में कोर्स में भी और बदलाव किया जाएगा, जिससे डोमेन थोड़ा बड़ा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीए प्रोफेशन की तरफ आकर्षित किया जा सके? अनुराग जी, हम हर 5 साल के बाद पूरे कोर्स को बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वे में रिवैम्प कर देते हैं। हमें बड़ी क्लैरिटी इस बात की कि बड़ी शिद्दत के साथ हम चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकोनॉमी के अंदर, पूरे इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो जॉब में है, अगर किसी भी आईएएस आईपीएस की तरह पूरा योगदान दे। हम उसमें काफी ज्यादा चेंजेस करते हैं हर 5 साल के बाद, जो कि कन्वर्ज करता है विद द लेटेस्ट प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। सीए स्पेशलाइज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेजरी मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ये बहुत सारे काम करते हैं जहां पर नॉर्मल प्रोफेशन नहीं आते। तो हम सदैव अपने मेंबर्स को ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं ताकि जाके उस जिम्मेवारी को निर्वाह कर सके। आखिर में सर एक चीज जो मेरे जहन में थी, मैं पूछना चाहूंगा सर। आपने पहले भी बताया था कि इंडसइंड बैंक का जो मामला है वो एफआरआरबी को सौंपा जाएगा, और अभी उस सिलसिले में एक आपकी रिजर्व बैंक के साथ बैठक भी हुई थी। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, अगर आप बता पाए तो? अभी मैटर पेंडिंग है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बोर्ड के। जैसे वहां पर कुछ निकलेगा मैं आपको उसके बारे में सूचित करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर आपने बेबाकी से बात करी, एकदम अपना स्पष्ट व्यू दिया, जिससे जो नए लोग भी हैं जो सीए प्रोफेशन में आना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, और जो टैक्स पेयर्स भी है और जो आपके लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा कि किस तरह के बदलाव जो है वो आईसीआई कर रहा है और आगे का आउटलुक क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी, मैं और मेरा इंस्टीट्यूट सदैव तत्पर है देश के प्रति काम करने के लिए। हम इस कमिटमेंट के साथ पिछले कई 77 सालों से लगे हुए हैं। ये हमारी सोच है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही सोच है, और इसी तरह से देश भी आगे बढ़ता रहे और सीए फैटर्निटी का योगदान उसमें बना रहे। तो टैक्स मंत्रा के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद।